100 के नोट पर व्यंग के रूप में प्रस्तुत है आज की यह वीडियो। आशा ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह व्यंग बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं 100 के नोट की जीवन यात्रा की गुप्त जिंदगी और अंडरकवर मिशन। अरे भैया, मैं 100 रुपए का नोट हूँ। मेरी जिंदगी में एक्शन, ड्रामा, इमोशनल और अत्याचार सब कुछ है। बस आपके लिए जानना शेष है। मेरी कहानी शुरू होती है भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस से, जहां मुझे बड़े लाड़ प्यार से छापा गया। सोचा था, वाह, अब तो मेरी किस्मत चमक गई। किसी बड़े आदमी के बटुए में रहूंगा, एसी कमरे में चैन की जिंदगी जीऊंगा। लेकिन नहीं, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सबसे पहले मुझे आरबीआई से बैंक में पहुंचाया गया। बैंक के कर्मचारियों ने मुझे बड़ी इज्जत से गिना, फिर मुझे मन से एक ग्राहक के हाथों में थमा दिया। वाह, क्या शांति मेरी। ताजा ताजा छपा हुआ, सुगंधित फूल सा महकता हुआ। लेकिन फिर मेरा असली संघर्ष शुरू हुआ। बैंक से बाजार तक, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, बच्चों से लेकर बड़ों तक, महिलाओं से लेकर पुरुषों तक, मैं इस तरह घूमता फिरता हूँ जैसे आत्महत्या करने के बाद शरीर से निकलकर भटकती है आत्मा। मेरा कद भले ही छोटा हो, पर मुझे पाने के लिए व्यक्ति क्या क्या जतन नहीं करता है। कुछ ईमानदारी से मेहनत करके मुझे पाते हैं, तो कुछ चालाक लोग बेईमानी से झूठ बोलकर फरेब से पा जाते हैं। भले ही मैं 100 का नोट हूं, लेकिन मेरी पावर देखकर ही ये डायलॉग बना है कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा कसम किसी खुदा से कम भी नहीं। सरकारी महकमे में अटके काम को निकालने में, रिश्वत के रूप में मैं ही काम में आता हूँ। भ्रष्टाचारियों की जेब में पहुंचकर बड़े बड़े काम करवाता हूँ। मेरी कहानियां किसी हिंदी मसाला फिल्म से कम नहीं। कभी मुझे पूजा की थाली में चढ़ाया जाता है, तो कभी तवायफ की चोली में छुपाया जाता है। कभी मंदिर में भगवान के चरणों में गिरता हूँ, तो कभी ट्रक ड्राइवर के गियर बॉक्स में फंसकर सफर करता हूँ। मेरी जिंदगी बस जेबों तक सीमित नहीं है जनाब। मैं ऐसी ऐसी गुप्त जगहों पर रहता हूँ जहां आपका जीपीएस भी पहुंचने से इनकार कर दे। आज आपको अपने सीक्रेट ठिकानों का दौरा कराता हूँ, जहां मुझे बड़े प्यार से छुपाया जाता है। भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारी मुझे जमीन जायदाद में फंसाते हैं, तो मोटी फीस लेने वाले डॉक्टर, वकील और इंजीनियर मुझे शेयर बाजार में लगाते हैं। घोटालेबाज नेता और 2 नंबरी तो मुझे गोल्ड डायमंड में बदलकर अपनी तिजोरी में छुपाते हैं। भारतीय महिलाएं तो सेफ्टी के मामले में नासा को भी मात देती हैं। उन्हें मुझसे इतना प्यार होता है कि मुझे सीने से लगाने में जरा भी हिचकिचाती नहीं। यह महिलाओं का स्विस बैंक होता है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा महिलाओं का ब्लाउज। यहां घुसने के बाद मेरी जिंदगी ऐसी गर्म हो जाती है कि मैं खुद सोचता हूं कि मुझसे कोई गुनाह हो गया है क्या। फिर सोचता हूं कि ठंड में इससे बढ़िया जगह और कहां मिलेगी। कभी कभी तो संस्कारी महिलाएं साड़ी की तहों में दबा कर रखती हैं। कुछ तो शादी ब्याह में जा रही हो और चोरी का डर हो, तो महिलाएं मुझे साड़ी की तहों में ऐसे दबा देती हैं जैसे मैं दहेज का पैसा हूं। मैं वहां रहने में बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं करता, लेकिन फिर सोचता हूं कि कम से कम भीड़ में खोने का डर नहीं है। और कुछ महिलाएं तो पेटीकोट की डोरी में लपेटकर इस तरह रखती हैं जैसे मैं 100 का नोट नहीं, कोई पालतू कुत्ता हूं। इस जगह पर पहुंचकर मेरी हालत वैसी ही होती है जैसे बारिश में गीले हो चुके 500 के नोट की। बदनसीब और सताया हुआ। महिलाओं की ब्रा एक मिनी तिजोरी होती है, एक सेफ हाउस, जहां न सिर्फ मैं, बल्कि गहने और गुप्त दस्तावेज भी रखे जाते हैं। मेरी हालत वहां ऐसी हो जाती है जैसे किसी बैंक का लॉकर, जिसे सिर्फ स्पेशल इमरजेंसी के वक्त ही खोला जाता है। मेरी सबसे हॉट मंजिल वेश्यालय है। मेरा असली रोमांच तब शुरू होता है जब मैं रेड लाइट एरिया में पहुंचता हूं। वहां मेरी कीमत 100 रुपए नहीं, बल्कि एक रात की उम्मीद होती है। रेड लाइट एरिया में ब्लाउज की हालत किसी बैंक के लॉकर जैसी होती है, जहां पैसे अंदर जाते तो हैं, मगर आसानी से बाहर नहीं आते। वेश्याओं द्वारा मुझे ब्लाउज में फंसाकर ऐसे रखा जाता है जैसे कोई गुप्त खजाना हो। वेश्याओं के गद्दे के नीचे, भाई साहब क्या बताऊं, इस जगह पर मेरी जिंदगी एकदम इमोशनल अत्याचार जैसी हो जाती है।
गद्दे के नीचे मैं हर रात नए नए अनुभवों से गुजरता हूँ। कई बार सोचता हूँ, हे भगवान, कब मेरी मुक्ति होगी? लेकिन सुबह होते ही कोई नया ग्राहक आता है और मैं फिर से वहीं दबा दिया जाता हूँ। कुछ हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल्स तो मुझे सीधे लिपस्टिक के केस में डाल देती है। जब भी किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ती है तो पहले होठों पर लिपस्टिक घुमाई जाती है, फिर अचानक मैं केस में से बाहर निकल आता हूँ, मानो कोई जादूगर टोपी से खरगोश निकाल रहा हो। मेरी किस्मत तब सबसे ज्यादा चमकती है जब मैं हिजड़ों के हाथ लग जाता हूँ। हिजड़े मुझे ब्लाउज में इस कदर दबाकर रखते हैं कि अगर मैं सांस ले सकता तो अब तक दम घुट चुका होता। फिर जब मुझे बाहर निकाला जाता है तो हिजड़े ताली मारते हुए बोलते हैं, ओए पापा जी, 100 में क्या होता है, और निकालो। और मेरी तादाद उसी तरह बढ़ जाती है जैसे बारिश में कुकुर मुते बढ़ते हैं। अगर हिजड़ों के पास थोड़े ज्यादा नोट हो तो उसे पल्लू की गांठ में ऐसा लपेट कर रखते हैं कि CIA भी उसे ट्रैक न कर सके। जब नोट निकालते हैं तो पहले गांठ खोलते हैं, फिर एक नाचते हुए नोट बाहर आता है। कई बार तो मैं हिजड़ों की कमरबंद में इतनी जोर से दबा दिया जाता हूँ कि मेरा आकार ही बदल जाता है। फिर जब मुझे बाहर निकाला जाता है तो मेरी हालत किसी पिटे हुए पहलवान जैसी होती है। मेरी जिंदगी में कभी कभी आध्यात्मिक मोड़ भी आता है। कोई तथाकथित आस्तिक व्यक्ति जब मुझे मंदिर के दान पात्र में डालता है तो मैं सोचता हूँ कि अब मेरा जीवन पुण्य में बदल जाएगा। मगर जैसे ही मुझे चढ़ाया जाता है, पंडित जी मुझे झट से निकालकर धोती के अंदर रख लेते हैं। भक्तों को लगता है कि मैंने भगवान के चरण छू लिए, मगर सच्चाई यह है कि मैं पंडित जी के गुप्त खजाने में समा चुका होता हूँ। ट्रक ड्राइवर तो मुझे अपनी बनियान में छुपाकर रखता है और जब होटल में खाना खाने जाता है तो वहीं से निकाल कर देता है। होटल वाला भी नोट पकड़ते ही भौहें चढ़ा लेता है और झट से कह देता है, ओए पाजी, ये पसीने में भीगा हुआ क्यों है? मैं एक घूमंतु आत्मा हूँ और मेरी यात्राएं कुछ गजब की होती हैं। मुझे छुपाने के कुछ और अजीबोगरीब ठिकाने हैं। भिखारी लंगोट में ठूस देते हैं ताकि कोई दूसरा भिखारी चोरी न कर सके। नाई कैंची के डिब्बे में रखता है ताकि बाल काटते काटते गिन सके कि कितना कमा लिया। टैक्सी वाले मुझे सीट के नीचे फंसा कर रखते हैं ताकि पुलिस वाले पकड़ न ले। रेलवे का टीटी कोट के अंदर रखता है ताकि कोई देख न सके कि काली कमाई कहाँ जा रही है। निष्कर्ष यही है कि मैं 100 रुपए हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं। मुझे लोग जितना छुपाते हैं मैं उतना ही मशहूर होता जाता हूँ। कभी मैं साड़ी की तहों में दुबक जाता हूँ तो कभी ब्लाउज में सिकुड़ जाता हूँ। कभी मंदिर में चढ़ाया जाता हूँ तो कभी वेश्यालय में उड़ाया जाता हूँ। तो अगली बार जब तुम्हारे हाथ में 100 रुपए का नोट आए तो पहले देखना कहीं ये किसी रहस्यमयी सफर से होकर तो नहीं आया। और यह मत सोचो कि मैं सिर्फ भारत की तंग गलियों और जेबों तक सीमित हूँ। मैं तो इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। मेरी विदेश यात्राएं और अंतर्राष्ट्रीय जलवे भी कम नहीं है। हाँ, 500 रुपए और 2000 रुपए की तुलना में मेरी औकात थोड़ी कम है, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका मैं ही हूँ। जब किसी के पास डॉलर या यूरो की कमी होती है तो मैं ही काम आता हूँ। आज आपको अपनी विदेश यात्राओं के कुछ रोमांचक किस्से सुनाता हूँ। जब किसी फ्लाइट में किसी महान यात्री के पास छुट्टे नहीं होते तो मैं चुपचाप एयर होस्टेस की जेब में चला जाता हूँ। वहां मेरी जिंदगी कुछ देर के लिए VIP क्लास हो जाती है। मैं ठाठ से रहता हूँ, कॉफी और स्नैक्स के साथ ऐश करता हूँ, मगर जल्द ही किसी छुट्टे देना वाले पैसेंजर के हवाले कर दिया जाता हूँ और फिर से मेरी इकोनॉमी क्लास की जिंदगी शुरू हो जाती है। पायलट साहब तो और भी कमाल के होते हैं। कभी कभी मुझे अपनी पेंट की चोर जेब के अंदर छुपाकर रखते हैं ताकि काला धन ना लगे। सोचता हूँ, भाई तू पूरी फ्लाइट उड़ा सकता है और 100 रुपए छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है। दुबई, सिंगापुर और बैंकॉक में मेरी स्पेशल सर्विस है। जब कोई भारतीय विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वहां 100 रुपए चलेगा क्या? और मुझे ऐसी जगहों पर तवज्जो तब मिलती है जब दुबई में किसी भारतीय को बेलपुरी खानी होती है। वहां के किसी भारतीय ढाबे वाले को मैं पकड़ाया जाता हूँ और वह भी ऐसा भाव देता है जैसे उसे पुराने जमाने का सिक्का पकड़ा दिया हो। सिंगापुर के कसिनो में तो कोई भारतीय मुझे अपनी गुड लक करेंसी समझकर पोकर टेबल पर रख देता है।
मैं वहां अकेला फटीचर, चारों ओर सिंगापुर डॉलर की भीड़ में बिल्कुल बेसहारा। ऐसा लगता है जैसे अनाथालय में आया कोई लावारिस बच्चा। बैंकॉक में तो भाई मेरी कद्र सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि भारतीय टूरिस्ट छुट्टे के नाम पर बस मुझे ही रखते हैं। मुझे यहाँ मसाज पार्लर से लेकर लोकल मार्केट तक घसीटा जाता है। कई बार मैं वहां के दुकानदारों के लिए भिखारी नोट बन जाता हूँ। ओह, इट्स ओनली 100। नो, टेक मोर। यूरोप में तो मेरा संघर्ष देखने लायक है। यूरोप में मेरी औकात बस इतनी रह जाती है कि किसी भारतीय टूरिस्ट की वॉलेट में पड़ा पड़ा धूल फांसू। वहां दुकानदार मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कोई एंटीक कलेक्शन निकाल दिया हो। लंदन में जब कोई इंडियन बंदा मुझे किसी दुकान पर निकालता है तो दुकानदार उसे ऐसे देखता है जैसे उसने दुनिया का 8वां अजूबा दिखा दिया हो। पेरिस में तो कैफे वाले मुझे देखकर सिर खुजलाने लगते हैं और कहते हैं, मोन्सियर, वी डोंट टेक दिस। व्हाट इज दिस? स्विट्जरलैंड में हद तो तब हो जाती है जब कोई भारतीय मुझे चॉकलेट खरीदने के लिए निकालता है और दुकानदार उसे ऐसे देखता है जैसे उसने अंडरवर्ल्ड डील करने की कोशिश की हो। अमेरिका में तो मेरी हालत सड़क छाप लड़के के सामने हॉलीवुड हीरो जैसी हो जाती है। डॉलर की चमक के आगे मेरी कीमत एकदम खत्म हो जाती है। कोई भारतीय मुझे निकालता है और कहता है, भाई इसको एक्सचेंज करवा सकते हो। डॉलर एक्सचेंज वाला हंसकर कहता है, सर इसको हम फ्री में भी नहीं लेंगे। मुझे वहां ऐसा लगता है जैसे किसी 5 स्टार होटल में समोसे के साथ चाय मांग ली हो। बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस। अगर कोई सोच रहा है कि मैं सिर्फ लीगल तरीकों से विदेश जाता हूं तो वह गलत सोच रहा है। मेरा अवैध व्यापार भी खूब चलता है। कुछ लोग मुझे प्लास्टिक में लपेटकर पेट में निगल लेते हैं और एयरपोर्ट सिक्योरिटी पार करने के बाद निकाल लेते हैं। मैं नोट हूं, कोई दवाई की गोली नहीं। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक से बचने के लिए मुझे जूते के तलवे में लगा दिया जाता है। जब मैं वहां से निकाला जाता हूं तो मेरी हालत किसी युद्ध में घायल सिपाही जैसी हो जाती है। स्मगलर लोग मुझे मिठाई के डिब्बे में ऐसे छुपा कर ले जाते हैं जैसे किसी जासूसी फिल्म में मिशन पर जा रहा हूं। विदेश यात्रा से वतन वापसी के बाद 90% मामलों में मैं हर भारतीय के पास में वैसे ही पड़ा रहता हूं जैसे पुराने जमाने के खत। या तो रेलवे स्टेशन पर किसी कुली को पकड़ाया जाता हूं या किसी ऑटो वाले की गोद में चला जाता हूं। कभी कभी तो मुझे फिर से उसी चाय वाले के पास पहुंचा दिया जाता है जहां से मेरी कहानी शुरू हुई थी। निष्कर्ष यही है कि मैं 100 का नोट हूं और मेरी कहानियां अनगिनत है। चाहे मैं भारत में ब्लाउज में छुपा रहूं या लंदन में भिखारी समझा जाऊं, मैं हर जगह अपनी किस्मत आजमाता रहता हूं। मेरी जिंदगी किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं। कभी मंदिर में चढ़ता हूं, कभी वेश्याओं के गद्दों में फंसता हूं, कभी हिजड़ों की तालियों में उड़ता हूं, तो कभी विदेशों में एंटीक पीस बन जाता हूं। तो अगली बार जब तुम्हारे हाथ में 100 रुपए का नोट आए तो पहले देखना ये कहीं विदेश यात्रा से होकर तो नहीं आया। अंत में आपको ये भी बताना चाहूंगा कि शमशान तक मेरी अंतिम यात्रा और मेरी अमरता है। जैसे हर इंसान की एक जन्म कुंडली होती है, वैसे ही मेरी भी एक मुद्रा कुंडली है। मैं चाय वाले की टोकरी से लेकर विदेश की उड़ान तक, वेश्यालय से लेकर मंदिर तक, हिजड़ों की तालियों से लेकर ट्रक ड्राइवर की बनियान तक में घूमता फिरता हूं। लेकिन एक चीज पक्की है, आदमी की तरह मरकर शमशान घाट नहीं जाता, बल्कि वहां भी अपनी ड्यूटी निभाता हूं। जब किसी की सांसें थमती हैं तो उसके परिवार के लोग गम में डूब जाते हैं, लेकिन वहां भी मैं काम का आदमी बना रहता हूं। चलो अब तुम्हें अपने शमशान घाट के एडवेंचर के बारे में बताता हूं। अब देखो, जब कोई अंतिम यात्रा पर निकलता है तो सबसे पहले क्या होता है? लकड़ियां लगती हैं, गंगा जल डाला जाता है और फिर आता हूं मैं 100 रुपए का नोट। पंडित जी कहते हैं कि मृतक की आत्मा की तृप्ति फीस। जैसे ही अंतिम संस्कार की तैयारी होती है, पंडित जी श्रद्धांजलि देने से पहले मेरी श्रद्धांजलि ले लेते हैं। कहते हैं, बेटा, मोक्ष का रास्ता पुण्य से बनता है और पुण्य कमाने का सबसे आसान तरीका है गुरुदक्षिणा। और फिर मैं 100 का नोट उनकी जेब में समा जाता हूं। शमशान के कर्मचारी की सेवा शुल्क भी जरूरी है। अंतिम संस्कार फ्री में तो होता नहीं। शमशान घाट पर लकड़ियां रखने वाले, चिता सजाने वाले, कपाल क्रिया करवाने वाले, सबकी सेवा शुल्क में मैं ही काम में आता हूं।
कोई कहे या ना कहे, लेकिन बिना मुझे दिए यहाँ लकड़ी भी हिलती नहीं। कई बार मृतक के परिवार वाले भावुक होकर मुझे भी चिता की राख के साथ नदी में डाल देते हैं। सोचते हैं कि चलो आत्मा के साथ कुछ पुण्य भी स्वर्ग भेज दें। लेकिन तट पर तैनात बच्चे या शातिर तैराक लोग नदी में से मुझे निकालकर सुखा लेते हैं और मैं फिर से जीवित मुद्रा बन जाता हूँ। राम नाम सत्य है, लेकिन नकद में। अब मरने के बाद इंसान को कफन तो चाहिए ना, मगर ये कोई धार्मिक दान नहीं, बल्कि पूरी तरह से व्यावसायिक लेन देन है। कफन बेचने वालों से पूछो कि भैया कफन फ्री में दोगे क्या, तो जवाब मिलेगा राम नाम सत्य है, लेकिन उधार में नहीं। और मैं 100 का नोट तुरंत उसकी जेब में समा जाता हूँ। अगर आपको लगता है कि अंतिम यात्रा सिर्फ भावनाओं पर चलती है, तो भूल जाइए। यहाँ बांस से लेकर रस्सी तक हर चीज का रेट तय होता है और हर पेमेंट का एकमात्र हीरो मैं ही होता हूँ। अंतिम संस्कार के बाद असली कमाई शुरू होती है 13वीं का भोज। 100 रुपए में बस ठीक ठाक पूजा कर देंगे, 500 रुपए में पूरा विधि विधान से करेंगे और 1000 रुपए में तो मृत आत्मा को सीधा स्वर्ग भेज देंगे। अब आप खुद सोच लो, मैं जहां खर्च हो रहा हूं वहां का बिजनेस मॉडल कैसा होगा। 13वीं के भोज में खाना बनाने वाले रसोइयों को भी मैं ही जाता हूं। वो सोचते हैं भाई कोई गया तो हमें क्या, लेकिन इस भोज का दाम तो हमें चाहिए ही। और फिर मैं उनकी जेब में चला जाता हूं। मेरे पास भूतिया यात्रा का भी अनुभव है, जब मैं आत्माओं के साथ रहता हूं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मुझे अंधविश्वास के नाम पर भूतों को घूस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शमशान पर रात में कुछ तांत्रिक लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हुए मुझे भूतों को देने के लिए शमशान में गाड़ देते हैं। सोचते हैं कि इससे आत्माएं शांत होंगी, लेकिन असल में मैं वहां से किसी शमशान कर्मचारी की जेब में पहुंच जाता हूं। कभी कभी लोग मुझे पुराने पेड़ों के नीचे या खंडहरों में छोड़ देते हैं ताकि बुरी आत्माएं शांत हो जाएं। लेकिन असल में कोई सड़क छाप इंसान आता है, मुझे उठाता है और अगले ही दिन मैं दारू की दुकान के गल्ले में पड़ा होता हूं। शमशान घाट से एक बार फिर मेरी अनंत यात्रा शुरू हो जाती है। शमशान मेरी अंतिम मंजिल नहीं है, मैं तो अजर अमर हूं। शमशान से निकलकर मैं फिर किसी की जेब में पहुंच जाता हूं। पंडित जी की जेब से निकलकर मैं पान वाले के पास चला जाता हूं। 13वीं की दावत बनाने आए हलवाई की जेब से निकलकर सब्जी मंडी होते हुए मैं कभी कभी तो बियर बार पहुंच जाता हूं। कफन वाले की जेब से निकलकर मैं मटन की दुकान तक पहुंच जाता हूं। और फिर से मैं उसी दुनिया में लौट आता हूं जहां से मेरी यात्रा शुरू हुई थी। किसी की जेब में पसीने से भीगता हुआ, रेल टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ, हॉस्पिटल में मरीज के साथ पड़ा हुआ, या फिर किचन में किसी डिब्बे के नीचे दबा हुआ। निष्कर्ष यह है कि आदमी एक बार मरता है, मैं बार बार पुनर्जन्म लेता हूं। आदमी की जिंदगी का अंत शमशान में होता है, लेकिन मेरा नहीं। शमशान तक पहुंचने के बाद भी मैं न केवल लोगों के काम आता हूं, बल्कि वहां से पुनर्जन्म लेकर फिर दुनिया की दौड़ में शामिल हो जाता हूं। तो अगली बार जब तुम मुझे हाथ में पकड़ो तो सोचो, क्या मैं किसी शमशान से होकर तो नहीं आया। बैंक से बाजार तक दिन रात के सफर में मुझे अत्यधिक पीड़ा तब होती है जब किसी बारात में मुझे लुटाया जाता है और मैं नाचने वालों के पैरों तले उसी तरह दबा कुचला जाता हूं, जैसे कुंभ के मेले में भगदड़ मचने पर लोग दबकर मरते हैं या घायल होते हैं। मेरी हालत जब ज्यादा खस्ता होने लगती है, तो कभी कोई मुझे टेप लगाकर जबरदस्ती जिंदा रखने की उसी तरह कोशिश करता है जैसे किसी इंसान को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। होली के रंग से जब मैं रंग जाऊं, या व्यापारी की कलम से बदरंग हो जाऊं, या दीपावली की पूजा में जल जाऊं, या बच्चों के संग खेलने में फट जाऊं, किसी भी कारण से जब मेरी झुर्रियां ज्यादा बढ़ जाती है और मैं जगह जगह से ज्यादा कटपिट जाता हूं और मेरा रंग उड़ जाता है, तो बैंक वाले मुझे अनफिट घोषित कर देते हैं और मुझे उठाकर आरबीआई भेज दिया जाता है। वहां मेरी अंतिम संस्कार की तैयारियां होती है। एक बड़ी सी मशीन में डालकर मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। बचपन में सोचा था मैं अमीरों की तिजोरी में रहूंगा, पर जिंदगी के अंतिम दिनों में मुझे कबाड़ की तरह कतर दिया जाता है। लेकिन मेरी विरासत खत्म नहीं होती है। मेरी राख से नए नोट बनते हैं और शायद उन नए नोटों की आत्मकथा भी कुछ ऐसी ही होगी।
बस किरदार बदल जाएंगे, दर्द वही रहेगा। व्यंग्यात्मक रूप से वीडियो में बताई गई 100 के नोट की सुख दुख भरी जीवन यात्रा की शिक्षाप्रद जानकारी से आप संतुष्ट और अति प्रसन्न है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।